सोचिए, एक ताज, दो भाई और एक ऐसा फैसला जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही पलट दी। जी हाँ, महाभारत की इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सत्ता की एक छोटी सी अदला बदली ने इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भयानक युद्ध की नींव रखती थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये राजा पांडु की ताकत का ऐलान है। वो कोई आम राजा नहीं थे। वो तो एक ऐसी आंधी थे जिसने उस वक्त भारत के नक्शे की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। उनकी जीत ने हस्तिनापुर को एक ऐसा साम्राज्य बना दिया था जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। तो आज का हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले देखेंगे पांडु की महान विजय। फिर बात होगी एक अप्रत्याशित शाही मिलन की। उसके बाद कहानी में एक नई रानी का आगमन होगा। फिर देखेंगे कि कैसे ताज भरोसे पर दिया गया। और आखिर में कहानी पहुंचेगी जंगल में, जहां नियति इंतजार कर रही थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राजा पांडु से। एक ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में ही निखरा था। उनकी मिलिट्री स्किल का कोई जवाब नहीं था। उन्हीं के लीडरशिप में हस्तिनापुर की सेना ने एक के बाद एक जीत हासिल की और अपने साम्राज्य को इतना फैलाया कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काशी, अंगदेश, बंगदेश, कलिंग, मगध, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये उस दौर के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े राज्य थे और पांडु की सेना ने इन सबको अपने घुटनों पर ला दिया था। और इसी के साथ उनकी शोहरत एक ऐसे योद्धा के तौर पर फैल गई जिसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो युद्ध के मैदानों से अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है, कूटनीति का, डिप्लोमेसी का। एक और जीत के बाद लौटते हुए पांडु की सेना का सामना एक और सेना से होता है, लेकिन इस बार तलवारें नहीं खिंचती, बल्कि सामने से एक ऐसा प्रस्ताव आता है जो सबको हैरान कर देता है। पांडु तो पूरी तरह से एक और जंग के लिए तैयार थे। उन्हें लगा कि बस अब एक और लड़ाई होगी। लेकिन मद्र के राजा ने लड़ने के बजाय दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बहन माद्री के विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। ये एक ऐसा ट्विस्ट था कहानी में जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और देखिए, यहीं पर पांडु का असली कैरेक्टर सामने आता है। उस जमाने में जहां राजा का कहा हर शब्द कानून होता था, उन्होंने इस हैरान कर देने वाले प्रस्ताव पर अपनी पहली पत्नी कुंती का सम्मान किया और आखिरी फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया। ये उनकी महानता थी, उनका बड़प्पन था। तो अब कहानी का सीन बदलता है। हम हस्तिनापुर के महल में हैं, जहां एक दूसरी रानी के आने से रिश्तों के समीकरण बदलने वाले हैं। महल में एक नई हलचल है, कानाफूसी का माहौल है। कुंती ने बड़े दिल से माद्री का स्वागत किया, उन्हें छोटी बहन कहकर अपनाया। ऊपर ऊपर से तो महल में सब कुछ शांत और अच्छा लग रहा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये शांति हमेशा के लिए टिकने वाली थी। लेकिन महल की दीवारों के पीछे तो कानाफूसी चल ही रही थी। गांधारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उनके कानों तक भी ये बात पहुंच गई थी। दासियों की बातों से उन्हें भी पता चल गया था कि माद्री कितनी असाधारण रूप से सुंदर हैं। ये महल की अंदरूनी पॉलिटिक्स की एक छोटी सी झलक थी। और कुंती बहुत समझदार थी। उन्होंने आते ही माद्री के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश की। वो जानती थी कि महल की साजिशों में अगर टिके रहना है तो उन्हें एक होकर रहना होगा। उन्होंने माद्री को समझाया कि देखो, राजा की हार में हम दोनों की हार है। अब लगातार युद्ध और राजपाट के बोझ से थक कर पांडु एक ऐसा फैसला लेते हैं जो हस्तिनापुर में पावर का पूरा बैलेंस ही हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो होता ये है कि पांडु राजकाज से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपनी जगह पर एक्टिंग किंग के तौर पर सिंहासन सौंप दिया। और बस जैसे ही धृतराष्ट्र के सिर पर वो ताज रखा जाता है, उनके मन में बरसों से दबी हुई एम्बिशन और नाराजगी सब बाहर आ जाती है। वो उस हक को याद करते हैं जो जन्म से अंधे होने की वजह से उन्हें कभी मिला ही नहीं। उनके लिए ये सिर्फ एक ताज नहीं था, ये एक मौका। लेकिन गांधारी की समझ कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने अपने पति को एक बहुत ही पोएटिक अंदाज में चेतावनी दी। उन्हें याद दिलाया कि ये जो सत्ता मिली है, ये उधार की है, असली नहीं। ये ताज आपका नहीं है, ये तो बस एक अमानत है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है शकुनी की, जो धृतराष्ट्र के मन में पहले से जल रही असंतोष की आग में घी डालने का काम करते हैं।
वो इस जहर को और फैलाते हैं, ये कहकर कि आपके साथ तो हमेशा से अन्याय हुआ है, ये ताज असल में आपका ही है। तो चलिए अब कहानी को महल की साजिशों से दूर जंगल के शांत माहौल में ले चलते हैं, जहां ताज से आजाद हो चुके पांडु का सामना जीवन और कर्तव्य के एक बिल्कुल नए मतलब से होता है। पांडु की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। कहा वो बड़े बड़े राज्य जीत रहे थे और कहा अब वो अपनी पत्नियों के साथ अपनी विरासत को लेकर छोटे मोटे खेल खेल रहे थे, शर्त लगा रहे थे। ये सच में उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर था। और इसी जंगल में ऋषि किंदम से एक मुलाकात पांडु की जिंदगी को एक नई दिशा दे देती है। उन्हें पता चलता है 3 ऋण के सिद्धांत के बारे में, एक ऐसी फिलॉसफी जो एक इंसान के तौर पर उनके जीने के मकसद को ही बदल कर रख देगी। तो ये 3 ऋण असल में जिंदगी के 3 सबसे बड़े कर्तव्य हैं। पहला है देव ऋण, जिसे हम दान और सेवा करके चुकाते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण, जो ज्ञान हासिल करने और फिर उसे बांटने से पूरा होता है। और तीसरा सबसे जरूरी पितृ ऋण, जो अपनी संतान पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाने से पूरा होता है। ऋषि उन्हें समझाते हैं कि मातृत्व सिर्फ एक स्त्री का जीवन पूरा नहीं करता, बल्कि वो पूरे वंश का भविष्य तय करता है। और ये सुनकर पांडु को एहसास होता है कि एक राजा के तौर पर उनका सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ राज्य जीतना नहीं था, बल्कि अपनी विरासत को, अपने वंश को आगे बढ़ाना भी था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। पांडु का ये सफ़र दरअसल हम सबके लिए एक सवाल बन जाता है कि जब हम अपने सारे सांसारिक कर्तव्य पूरे कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी कोई ऋण बाकी रह जाता है? क्या इंसान कभी पूरी तरह से मुक्त हो सकता है? सोचिएगा ज़रूर।